निगेटिव मार्किंग सबसे बड़ी दुश्मन है तुम्हारा प्री क्वालिफाई करने में। और इन क्लास का सबसे बड़ा मकसद है, जब मैं आऊंगा क्लास पढ़ाने के लिए तो तुम्हें ऐसे नोट दूंगा जो फिलर का काम करेंगे, जो तुम बस वो संवाद है जो परीक्षा लेने वाली संस्था और तुम्हारे बीच की जाएगी। और क्या क्या पढ़ोगे करंट अफेयर्स में, ये समझो, जिसमें भारत, अब ये लिख लो, जिसमें अभी तो लिख रहे हो समसामयिक घटनाएं, यूपीएससी में करंट नहीं आता, प्रीलिम्स में करंट नहीं आता। अब क्या बात कह दी, देखो प्रूफ के साथ बता। 2011 के सिलेबस से पहले यह हिस्सा नहीं था। यूपीएससी कहता है कि अगर आज ये राष्ट्र है और आने वाले समय में तुम ब्यूरोक्रेट बन के इसी राष्ट्र की सेवा कर 98% स्टूडेंट प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं। रीजन है बहुत फियर्स बैटल, बहुत टफ कंपटीशन। मैं आपका गाइड उजांक लेकर आया हूं इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां रिवर्स इंजीनियरिंग नोट्स के साथ मिल रहे हैं 8000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ संपूर्ण गाइडलाइन। अभी के अभी जुड़े और इस नंबर पर कॉल करें। एग्जाम में सफलता की पहली शर्त, किसी भी एग्जाम में सफलता की पहली शर्त होती है उस एग्जाम का सिलेबस तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस वो संवाद है जो परीक्षा लेने वाली संस्था और तुम्हारे बीच की जाएगी। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी एग्जाम का सिलेबस नहीं समझते और बाद में कहते हैं साहब मैंने बड़ी मेहनत से तैयारी की थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे तुमने उस एग्जाम का सिलेबस देखा? तो पहले मैं शुरुआत करूंगा अपनी रणभूमि के बारे में जानने से। जहां तुम्हें युद्ध लड़ना है वो कौन सी जगह है? वो सिलेबस है। इसी सिलेबस के साथ तुम्हें युद्ध लड़ना है, और अगर तुम सिलेबस समझ गए कि रिक्वायरमेंट क्या है तो सब इस युद्ध में विजेता बनने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। आगे तुम्हारी वीरता, तुम्हारा साहस, तुम्हारा अभ्यास ही तुम्हें विजेता बनाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सबसे पहले प्रथम हिस्से में हम सिलेबस को समझते हैं। तो जो लोग अभी यूपीएससी प्रीलिम्स को नहीं जानते हैं वो भी बड़े ध्यान से समझ लें आने वाले समय के हिसाब से, कि इसमें जो है प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, प्रथम और द्वितीय, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2। तो मेरी क्लासेस कैसे चलेंगी? बाइलिंगुअल चलेंगी। शुरू हो जाएं? चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी सबसे पहले करंट अफेयर्स आप लोग जो भी हैं न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और यह बात ध्यान रखिएगा, कितने लोग आज न्यूज़पेपर पढ़ के आए हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 1 साल का न्यूज़पेपर या 2 साल की जानकारी आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब तुम्हें क्या क्या पढ़ोगे करंट अफेयर्स में, ये समझो, जिसमें भारत, अब ये लिख लो, जिसमें इंडिया एंड देयर जो बेनिफिट्स है, जो इंडिया के जो रिलेटेड हित है वो इसमें इन्वॉल्व हो। हर चीज तुम्हारे काम की नहीं, जिसमें भारत इन्वॉल्व हो या भारत के हित इन्वॉल्व हो। अगर 2 देश कुछ ऐसा कर रहे हैं, जैसे मान लो 2 ऐसे देश लड़ रहे हैं जिससे भारत तेल खरीदता है, और उन दोनों की लड़ाई से भारत की ऊर्जा अवस्था, यानी कि भारत के जो एनर्जी सिनेरियो है वो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, संकट में आ सकती है, वो तुम्हारे काम की खबर है। 2 ऐसे देशों में बवाल चल रहा है जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा व्यापार नहीं है, तुम डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं हो, तुम्हें उसको जो है तैयार नहीं करना है। तो तुम्हें तैयार क्या करना है? जिसमें इंडिया इन्वॉल्व हो या इंडिया के हित इन्वॉल्व हो, भारत के हित इन्वॉल्व हो, केवल वही प्रीलिम्स के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, कितने लोगों को यह बात पता है कि करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में स्टैटोडायनेमिक आती है? राज खोल रहा हूं तुम्हारे सामने, जो लोग बिगिनर है, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, पहली बार मेरे सामने जुड़े हैं, यूपीएससी में करंट नहीं आता। अरे अभी तो लिख रहे हो समसामयिक घटनाएं, यूपीएससी में करंट नहीं आता, प्रीलिम्स में करंट नहीं आता। अब क्या बात कह दी, देखो प्रूफ के साथ बताता हूं। यूपीएससी में जब तैयारी करते हो तो आता है स्टैटो डायनामिक। तो जब आप ये जाते हो ना, ये मासिक पत्रिका खरीदते, कि जो है वार्षिकांक खरीदने के लिए, एनुअल रिपोर्ट खरीदने के लिए जाते हो, तो तुम्हें लगता है उसको पढ़कर तुम्हारा प्री निकल जाएगा। और कितने ऐसे लोग हैं मुझे बताना कमेंट में, जब लास्ट में उन्होंने ऐसी पत्रिकाएं पढ़ी थी कि जल्दी से रैप अप कर लेंगे और एग्जाम में उनसे क्वेश्चन नहीं हुआ, या गलत वो इंफॉर्मेशन भर के चले आए, निगेटिव मार्किंग हो गई। क्योंकि प्रीलिम्स में जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन सा है? निगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। और इस क्लास का सबसे बड़ा पर्पस यही है। एक लाइन में बताता हूं इस क्लास का पर्पस क्या है। सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन निगेटिव मार्किंग। जी हां, जैसे कोई क्वेश्चन गलत किया, पीछे वाले सही क्वेश्चन से 1/3 1/3 मार्क्स खींच लेता है यूपीएससी। इसीलिए तुमने जिसने प्री दिया होगा वो कहता है साहब 70 क्वेश्चन करके आया, 80 क्वेश्चन करके, अभी कट ऑफ दिखाऊंगा तुम्हें कि तुम्हें 70-80 क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। अगले दिन 2 दिन बाद क्या कहता है? साहब 25 क्वेश्चन गलत, 30 क्वेश्चन गलत। निगेटिव मार्किंग सबसे बड़ी दुश्मन है तुम्हारा प्री क्वालिफाई करने में। और इन क्लास का सबसे बड़ा मकसद है, जब मैं आऊंगा क्लास पढ़ाने के लिए तो तुम्हें ऐसे नोट्स दूंगा जो फिलर का काम करेंगे, जो तुमने पढ़ा तो होगा लेकिन उसके क्वेश्चन तुम कभी नहीं कर पाए होगे। और जब तुम ये फिलर पूरा कर लोगे तुम्हारी निगेटिव मार्किंग बहुत डाउन हो जाएगी, तुम निगेटिव मार्किंग से बच पाओगे। और दोस्त, अगर निगेटिव मार्किंग भी मैं तुम्हारी बचा ले गया, और अगर तुम में से किसी ने प्री दिया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर प्री दिया था, निगेटिव मार्किंग वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया। बताओ मुझे कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग की वजह से मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो स्टैटोडायनेमिक क्या होता है, अब आप ध्यान से सुनो, सिखाऊंगा।
हर न्यूज करंट अफेयर्स का जो डायनेमिक पार्ट होता है वो स्टैटोडायनेमिक कहलाता है। डायरेक्टली करंट अफेयर्स पूछेगा ही नहीं, उसके पीछे का सब्जेक्ट पूछेगा, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पूछेगा। यही समझना, हाल ही में कोई घटना हुई, भूगोल से जोड़कर पूछ लेगा। अभी नेपाल में भूकंप आया तो वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूछेगा। हाल ही में कोई घटना हुई, उसको इतिहास के साथ जोड़कर देखेगा। यही सबसे खास बात है, क्योंकि प्रीलिम्स क्यों होता है, प्रीलिम्स क्या होता है, कितने लोग बता सकते हो? बताओ। प्रीलिम्स बेसिकली होता है छानने की प्रथा, यानी ये सेग्रीगेशन करता है। जो कूड़ा करकट है, जिनको कभी सीरियस नहीं रहे, उनको ये छांट देता है। ये कहता है कॉन्सेप्ट किसका क्लियर है। प्रीलिम्स किसका बैच है? कॉन्सेप्ट किसका क्लियर है। कॉन्सेप्ट मतलब वो उसके आगे भी जानता है, उसके पीछे भी जानता है। यही प्रीलिम्स। और हर एग्जाम में, स्टेट एग्जाम को हलवा समझ के बैठे हो, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अरे इतनी भीड़ है बाबू। जो यहां पर जो है एग्जाम दे रहा है, वो वहां भी एग्जाम दे रहा है। जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, वही पीसीएस भी दे रहा है। तो नहीं है, ऐसा ही हो रहा है। तो भैया कंपटीशन हर जगह है आज की डेट में। बैंक पीओ का एग्जाम देने जा रहे हो, कहां कंपटीशन नहीं है। लाखों लाखों लोग जो है फॉर्म भर रहे हैं। एक छोटी सी गलती तुम्हारी साल भर की मेहनत को ऐसे उठा के फेंक देगी, ऐसे उठा के फेंक देगी यार, खत्म हो जाएगा मामला। तो क्या करना है? स्टैटोडायनेमिक, स्टैटोडायनेमिक। आ जाओ। तो दूसरी चीज है, सिलेबस का दूसरा हिस्सा भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत के इतिहास में दो पार्ट, एक प्राचीन भारत यानी जो हमारा एंशिएंट इंडिया था, हम एक संस्कृत के रूप में आगे कहां तक आए, एक राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान क्या है, और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन क्यों? क्योंकि आज जो हम हैं उसी राष्ट्रीय आंदोलन की सीख से हैं। हमने बहुत कुछ उस समय संघर्ष किया, हमने राष्ट्र निर्माण की भावनाओं में अलग अलग तरीके से काम किए। राजनीतिक रूप से हमने सीखा, सामाजिक रूप से हमने सीखा, आर्थिक रूप से हमने सीखा, और राष्ट्र का जो संविधान है उसी संघर्षों से सीख लेते हुए, उस गुलामी के दौर से सीख लेते हुए हमने अपने लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाई। तो यूपीएससी कहता है कि अगर आज ये राष्ट्र है और आने वाले समय में तुम ब्यूरोक्रेट बनके इसी राष्ट्र की सेवा करने जा रहे हो, लोक सेवक बनने जा रहे हो, पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हो, तो पब्लिक जिस देश की है तुम उसे कितना समझते हो, उसके गौरव को कितना समझते हो। ये सिलेबस का दूसरा हिस्सा, बड़े ध्यान से समझते जाना। ये सिलेबस कोई रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। आ जाओ अगले हिस्से में। फिर तीसरा कहता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, दो हिस्से हैं, एक भारत हमारा देश, दूसरा इस देश जो ये पूरे विश्व का हिस्सा है, कनेक्टेड कैसे है। भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल यानी इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो भारत एवं विश्व का भूगोल का क्या तात्पर्य है? मैं हमेशा कहता हूं, भूगोल इतिहास तय करता है, भूगोल अर्थव्यवस्था तय करता है। जिसको अपने राष्ट्र के भूगोल के बारे में नहीं पता, वो कभी भी देश की संभावनाओं का दोहन ही नहीं कर सकता। नेवर एवर यूज और जो यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज कर ही नहीं सकता वो। तुम्हें कैसे पता होगा मेरे राष्ट्र में संसाधन क्या है? और संसाधनों के बिना इकोनॉमी कभी भी गति नहीं पाती है, कभी भी काम नहीं करती है। अगला जो सेगमेंट है, तो ये हो गया ज्योग्राफी। अगला पॉलिटी। पॉलिटी क्या काम करती है? देश कैसे चलेगा, कानून कैसे चलेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, इस देश का नागरिक होने के नाते मेरे अधिकार कौन सुरक्षित रखेगा। तो राष्ट्र निर्माण की अगली प्रक्रिया यूपीएससी आपसे कह रहा है, समझ लो। और ये सारे एग्जाम्स का सिलेबस है, कॉमन सिलेबस है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कॉमन सिलेबस है। बड़े ध्यान से, भारतीय राज्य तंत्र यानी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। दो हिस्से, पॉलिटी, कानून कौन बना रहा है, किस आधार पर कानून बना रहा है, ऐतिहासिक आधार पर, वर्तमान के आधार पर, भविष्य के आधार पर। लेकिन उन कानूनों को जमीनी स्तर पर कौन लेकर आ? तुम लेकर आओगे। सरकार ने कहा सभी बालिकाओं को शिक्षा मिलेगी, लेकिन शिक्षा का तंत्र स्थापित करना, निगरानी स्थापित करना, वो सब तक पहुंच बनाना किसका काम है? गवर्नेंस का पार्ट है। ये 2011 के सिलेबस से पहले ये हिस्सा नहीं था, बहुत ही ज्यादा काम हुआ और गवर्नेंस के हिस्से में आ गया। गवर्नेंस के हिस्से में आ गया, यानी इस देश का विकास तभी हो सकता है जब जमीनी स्तर पर काम हो, जब ग्राउंड लेवल पे वर्किंग हो। तो यूपीएससी कहता है कि तुम अधिकारी बनने जा रहे हो, चाहे तुम स्टेट के अधिकारी बनो, चाहे सेंटर के अधिकारी बनो, तुम्हें पता है जमीनी हकीकत क्या है, जमीन पे कैसे काम होगा, और समाज में हर कोई काम करने देगा। राइट, समझते जाओ सिलेबस को। तो ये तुमसे क्या कह रहा है? मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं, आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। इस बात को समझने की कोशिश करना, व्यक्तित्व तैयार करके रखो, और ये तुम्हारा व्यक्तित्व तैयार कर रहा है। आज तुम हो सकता है अपने राष्ट्र के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन ये सिलेबस के माध्यम से इन सारी चुनौतियों के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या चीजें चाहिए। पंचायती राज, कहते हैं महात्मा गांधी ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और आज हमारे गांव की स्थिति
तो क्या दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति गांव की स्थिति को समझ के उसका सुधार कर पाएगा? पंचायती राज इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लोक नीति यानी जनता के उत्थान की नीतियां, वो जो अंत्योदय है, अंतिम व्यक्ति है, उसके उत्थान की नीतियां बनाना। और अधिकारों संबंधित मुद्दे, अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। मानव का विकास होने के लिए उसके अधिकारों की संरक्षा, उसके राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करने की गारंटी किसी भी राज्य की, किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी गारंटी होती है। तो सिलेबस का अगला हिस्सा रहा आर्थिक और सामाजिक विकास। 2011 से पहले इसको इकोनॉमी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था बोला जाता था, बदल दिया सिलेबस। क्यों? क्योंकि यूपीएससी बदल रहा है। अगर ये बदलाव नहीं समझ पाए, बोले अरे इकोनॉमी पढ़नी है। इकोनॉमी नहीं, क्या कह रहा है? आर्थिक और सामाजिक विकास, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। क्यों किया? कहता है कि खाली पैसा कमा लेने से राष्ट्र के लोगों का उत्थान नहीं हो जाता। मान लो अंबानी 4 फ्लोर और बनवा दिए, एंटीलियम कम पड़ रहा था, 4 फ्लोर और बनवा दिए, लेकिन मेरे देश का जो इतना संख्या है नागरिक है, वो जो फुटपाथ पे सो रहा है, उसके उन 4 फ्लोर से क्या फायदा मिलेगा? तो राष्ट्र की जो इकोनॉमी होती, जो पीछे से कमा के लेकर आया है, अगर वो अपने लोगों तक पहुंचा नहीं पाता, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाता, अच्छा स्कूल, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाता, मेरे भाई, तो इकोनॉमिक्स का कोई वजूद नहीं है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र के माध्यम से, अर्थव्यवस्था के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचना जो जीवन में एक परिवर्तन चाहते हैं। वो बच्ची जो स्कूल जाना चाहती है, वो व्यक्ति जो अस्पताल जाना चाहता है, वो व्यक्ति जो अपने जीवन की सुरक्षा चाहता है, उन सभी की गारंटी तय करना ही इस इकोनॉमी का पर्पस है। और क्वेश्चन भी इसी तरह पूछे जा रहे हैं। तुम्हें पता है पहले इकोनॉमी के सिद्धांतों पे क्वेश्चन आते थे, बैंक रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ठीक है, फलाने क्या होता है। अभी कुछ और पूछ रहे हैं कि फलाना प्रधानमंत्री कल्याण योजना में किसको लाभ दिया जाएगा, ये मृदा सुरक्षा क्या है, ये फलाना चीज क्या है, ये किसान कल्याण योजना क्या है, इनके बारे में पूछ रहे हैं। यानी वो अर्थव्यवस्था, वो बजट जो लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकती है, उनको सुरक्षित कर सकती है, उनकी सिलेबस के बारे में बात कर रहा है। समझे परिवर्तन? अगर तुम खाली फंडामेंटल रटोगे तो जिंदगी में पहुंच ही नहीं पाओगे, वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे जो चीज कह रहा है। सिद्धांत जानने के साथ साथ इसका व्यवहार जानना जरूरी है। सिद्धांत जानने के साथ साथ इसका व्यवहार जानना जरूरी है। इफ यू आर अवेयर अबाउट द प्रिंसिपल, यू मस्ट नो द एप्लीकेशन ऑन द इंडियन सोसाइटी। यही है आज का बहुत इंपॉर्टेंट चेंज। तो आप पढ़ते कुछ और हो, क्वेश्चन कुछ और पूछता है, फिर कहते हो यूपीएससी ऐसी संस्था जिसका फुल फॉर्म होता है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। बड़ी बेवफा है सर। बेवफा वो नहीं है। अरे प्यार करने के लिए एक दूसरे की भाषा समझना बड़ा जरूरी, चाहे दिल की भाषा पढ़ो, चाहे आंखों की पढ़ो, और चाहे बोल कर बोलो, लेकिन भाषा के बिना कहां बात चलेगी? तो भाषा तुम्हारी कौन सी? सिलेबस है। कभी ध्यान से रुक के सोचा कि ये परिवर्तन क्यों किया? क्वेश्चन भी इसी हिसाब से पूछेगा। तो क्वेश्चन तुम अंदाजा लगा सकते हो क्वेश्चन कहां से आएगा। खाली किताब रटे रहने से प्री नहीं होगा। बहुत लोग रट रहे हैं भाई, और बहुत लोग रटते रहेंगे। आगे आ जाओ। पर्यावरणीय परिस्थिति, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी अधिक मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण हमारे आसपास, भूगोल का एक डायनेमिक एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट, और उसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, राइट, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, यह बड़ा ही जरूरी है। और अंत में आता है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस। ये जो पार्ट होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं जीएस का, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं जीएस का। अब सीसैट होता है क्वालिफाइंग, यानी इसके मार्क्स जोड़े नहीं जा रहे हैं जब जो है लिस्ट बनेगी। तो यहां पर जो है सीसैट जो है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग यहां भी, और क्वालिफाई करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहां पर जो सिलेबस है वो बेसिकली कंप्रीहेंशन, संचार कौशल यानी कि कंप्रीहेंशन, बोधगम्यता, इसके साथ इंटरपर्सनल स्किल ये रहता है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में मैथ्स भी कहते हो, वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और दो ही में सबसे ज्यादा जो है वो दिक्कतें आती हैं, राइट। अब सिलेबस में एक बोधगम्यता, कंप्रीहेंशन, क्योंकि इसका सवाल का जवाब देना थोड़ा सा ट्विस्टिंग होता है, और दूसरा मैथ और रीजनिंग। ये 3 पार्ट ऐसे होते हैं जो बहुत टफ माने जाते हैं, और सबसे ज्यादा निगेटिव मार्किंग यही होती है। स्टूडेंट को सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए।